आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वही चीज़, बस नाम अलग है, तरीका अलग है, तौर अलग है, जमाना अलग है। ठीक। हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले वाले पार्ट में आपने पढ़ा ही था क्या बच्चा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने पढ़ लिया था वर्टिकल, जिस शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 पे दिया गया है, और आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल थर्ड का पार्ट 2, जिसमें बताया गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाए। पहले देखो बच्चा, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। क्या बनाया था बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। आज हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है वही चीज़, बस नाम अलग है, तरीका अलग है, तौर अलग है, जमाना अलग है। ठीक। तो सारा चीज़ अलग है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक। जैसे पहले वाले पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते थे, हॉरिजेंटली रहता था, इस टाइप में रहता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे हम लोग, इस साइड डेबिट साइड लिखते थे, इस साइड क्रेडिट साइड लिखते थे। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, जितना नुकसान है इधर लिखते थे, जितना फायदा है इधर लिखते थे। लास्ट में हम लोग निकालते थे नेट प्रॉफिट। लास्ट में हम लोग निकालते थे क्या बच्चा? नेट प्रॉफिट, यही निकालते थे। लेकिन आज जो हम लोग का तौर है, ये जो नया है पार्ट 2 में, ये क्या है, सबसे पहले आपको सबसे पहले इनकम वाला पार्ट लिखना है। कौन सा वाला? इनकम वाला। टोटल इनकम हो जाने के बाद आप एक्सपेंसेस वाला पार्ट लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? एक्सपेंसेस वाला। सपोज डेट इनकम 2 लाख का हो गया, एक्सपेंसेस 1 लाख का हो गया, तो प्रॉफिट कितने का बचेगा आपका? 1 लाख का। कितने का? प्रॉफिट 1 लाख का। इस तरह लिखेंगे हम लोग, यानी वर्टिकल। पहले इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर आपका आ जाएगा क्या बच्चा? प्रॉफिट। इस तरह निकालेंगे। पहले हॉरिजॉन्टल था, पार्ट बाय पार्ट, मतलब बगल बगल में। अब आपका जो है वो वर्टिकल। पहले इनकम खत्म करेंगे, फिर हम एक्सपेंसेस में आएंगे, फिर हम आ जाएंगे प्रॉफिट में। चलो फॉर्मेट में चलते हैं, फॉर्मेट समझते हैं। ये है आपका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। देखो यहाँ देखो, फायदा तो है इस वाले में कि दोनों साल का अमाउंट दिया हुआ है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। भैया पिछले साल तो इतना खर्चा हुआ था, इस साल इतना खर्चा हो रहा है। भाई तुम ज़्यादा खर्चा काहे कर दिए, कहाँ पैसा उड़ाया? बात समझा? ऐसा नहीं पूछा जाता है, वो मजाक कर रहा हूँ। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? इनकम। तो ये है पहले इनकम वाला पार्ट, फिर है एक्सपेंसेस, ये है आपका एक्सपेंसेस वाला पार्ट। इसके बाद निकालेंगे हम प्रॉफिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इनकम से। सबसे पहला आपको दिख रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब क्या बच्चा? क्लास 11 में पढ़ा था ना। नेट सेल्स मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या आता है आपका? नेट सेल्स। आता है कि नहीं आता? इन केस आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोस दे दिया, क्या दे दिया? ग्रोस। ग्रोस दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? रिटर्न को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बता रहे हो, ये क्या नया चीज़? भैया साफ साफ सुन लो, अभी एग्जाम्पल दिया था इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का। ठीक, दिया था। अब देखो रेवेन्यू क्या होता है कि हम अगर मान लो मेरे टायर की दुकान है, टायर बेचने की दुकान है, टायर बेच के जो इनकम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी मेरे मेन बिजनेस से मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ, जो मेरा मेन बिजनेस है उससे जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं मान लो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आ जाएगा नेट सेल्स, सेल्स ऑफ, नेट सेल्स तो उसका नाम ही है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज। और एक यूनिक चीज आ जाएगा जो आपको लगेगा नहीं सर ये कैसे आ गया, सेल ऑफ स्क्रैप। आप बोले सर ये सेल ऑफ स्क्रैप कैसे आ गया? देखो बच्चे यहाँ मैं लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, यहाँ पे लिखा नहीं जाता। ये करंट ईयर का कॉलम है, प्रीवियस ईयर कॉलम, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सेल ऑफ स्क्रैप की बात, स्क्रैप मतलब कबाड़। ये बताओ टायर की दुकान है मेरी, मैं टायर बेच रहा हूँ, जो गाड़ी वाले आ रहे हैं टायर लगाने के लिए, टायर अपना छोड़ के चले जा रहे हैं, मुझे तो पता है ना वो टायर छोड़ के जाने वाले हैं। एट एंड उस टायर का मैं करूँगा क्या? उस टायर को तो मैं बेचूंगा, बेचूंगा कि नहीं? कहीं ना कहीं वो बिजनेस पर्पस हो गया कि नहीं? यानी सेल ऑफ स्क्रैप भी आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। क्या बच्चा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। बात समझ में आया? जैसे दुकानदार लोग के पास गत्ते में सामान आता है तो वो क्या करते हैं? एट द एंड गत्ता को बेच देते हैं। बोरी में आता है, बोरी को क्या करते हैं? बोरी को बेच देते हैं। भैया वो स्क्रैप नहीं, वो स्क्रैप जो है ना वो अब क्या हो गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि आए दिन गत्ता आना, आए दिन बोरी आना है, आए दिन हमको गत्ता और बोरी बेचना है। कहीं ना कहीं एक ये बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर?
एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझिएगा, समझ में आ जाएगा बिंदास। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको बनाना पड़ेगा, बिना देखे आपको पूरा फॉर्मेट याद रखना है, आपको बनाना पड़ेगा। और मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट बच्चा समझना पड़ेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लियर, बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी हम कमा रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या क्या आएगा? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप। क्लियर। अब बात करते हैं अदर इनकम। अदर इनकम जो मतलब बिजनेस के अदर वे से कमाई हो रही है, जो बिजनेस के मेन ऑपरेशन से नहीं। मान लो मेरा कोचिंग चल रहा है, कोचिंग का जो फीस आता है वो क्या बच्चा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ, अब ये डिजिटल बोर्ड ही बेच दूं मैं, इसे जो इनकम आया वो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? ये बेचने का काम था मेरा? बिल्कुल भी नहीं। मैं मोबाइल ही बेच दूं अपना, वो कोई मेरा बिजनेस पर्पस इनकम थोड़ी है। बात समझ में आया? तो ये अदर इनकम में क्या क्या आ जाएगा? अदर इनकम में आ जाएगा आपका रेंट रिसीव्ड, मान लो कोई आपने बिल्डिंग दे दिया रेंट में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन हो रहा है किसी सामान को बेचने में, है कि नहीं? उसको हम कहाँ लिख देंगे? अदर इनकम में। मान लो गेन, आप बोलो सर गेन कैसे? मान लो ये डिजिटल बोर्ड मुझे लगा था कि 1 लाख में बिकेगा, बिक गया 1,20,000 में, 20,000 का गेन दिख रहा है मुझे, तो 20,000 गेन दिख रहा है, तो वो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? नहीं ना, वो क्या अदर इनकम। तो 20,000 का जो गेन है मैं कहाँ दिखा दूंगा? अदर इनकम है। बात समझ में आ गया? एक तो था जो बिजनेस के ऑपरेशन से कमाएगा, एक था जो नॉन बिजनेस ऑपरेशन से कमाएगा, उसको हम बोलेंगे अदर इनकम। अब दोनों को मिला दो तो टोटल इनकम, दोनों को मिला दो तो क्या आ जाएगा बच्चा? टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। दोनों को मिला दो, किसको किसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को एंड टोटल इनकम को मिला दो, टोटल इनकम, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिला दो, आ जाएगा क्या? आपका टोटल इनकम। बात समझ में आ गया? ये तो था इनकम वाला पार्ट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब चलते हैं एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस को करो। एक्सपेंस सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मान लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ किसी प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट में बनाने में कुछ तो लागत लगी होगी ना। इस पेन को अगर कंपनी बेच रहा है तो इसको बनाने में कुछ तो लागत लगी होगी, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कर देखो कैसे करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, साल के शुरुआत में मेरे पास 10,000 का स्टॉक पहले से पड़ा था। कितने का स्टॉक पहले से पड़ा था? 10,000 का स्टॉक पहले से पड़ा था, ठीक है। इस साल मैंने 30,000 का माल और खरीद लिया, नहीं टोटल खर्चा कितना हो गया अब तक मेरा? 40,000। साल के आखिरी में 20,000 का सामान नहीं बिका, जो कि अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। एट द एंड यानी खर्चा कितना हो रहा है इस साल? इस साल खर्चा कितना हुआ? 10 + 30 खर्चा हुआ 40, जिसमें से 20 नहीं बिका। तो इस साल का खर्चा कितना बचा? इस साल का खर्चा तो 20,000 है ना। यही है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ गया? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है सेम चीज, बस ये है कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे थे। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये है कि ये सामान हम खरीदे रीसेल पर्पस के लिए, मतलब खरीदे हैं, इसको ऐसे के ऐसे बेच देंगे, मतलब इसमें कुछ हमको मॉडिफिकेशन नहीं करना, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना, ये फाइनल गुड है, ये खरीद के लाया और फाइनल इसको हम बेच देंगे, तो इसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। मान लो आप लोग के यहाँ डेयरी होगा, समोसा वमोसा के दुकान वाला होंगे, तो वो जो समोसा बेच रहा है, समोसा का अगर कॉस्ट निकालना हो तो वो क्या बोलेंगे? उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि समोसा बनाने में कितनी लागत आई। लेकिन वो क्या पता दूध के पैकेट वाले दूध भी बेच रहा होगा, तो दूध जो पैकेट वाले दूध है उसमें वो कुछ ऐड ऑन कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐड ऑन कुछ कर ही नहीं रहा। वो क्या कर रहा है? दूध का पैकेट आया उसके दुकान पे, मंगाया, बेचा रीसेल पर्पस के लिए, उसमें उसने कुछ ऐड ऑन नहीं किया, फाइनल प्रोडक्ट था, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोलेंगे बच्चा? स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये भी खर्चा है। बात समझा? पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा था परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बात समझ में आ गया? क्लियर? अब आ रहा है चेंजेस इन इन्वेंट्री। देखो इन्वेंट्री में चेंजेस होंगे ना, कैसे कैसे? फिनिश गुड्स में, वर्क इन प्रोग्रेस में। फिनिश गुड मतलब वो गुड जो फाइनली बन के तैयार है। वर्क इन प्रोग्रेस का वो जो सेमी फिनिश गुड है, जो अभी बनने को तैयार, मतलब एक बीच के प्रोडक्शन में बचा हुआ है, हाफ फिनिश्ड है, मतलब बना नहीं है अभी। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो हम रीसेल पर्पस के लिए लाया है, अब इसको
कैलकुलेट कैसे किया जाए, देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी साल के शुरुआत में कितना था, साल के शुरुआत में 2 लाख था, साल के आखिरी में 1 लाख है, यानी खर्चा कितना का हुआ, 1 लाख का। बात समझ में आ गया। और ये तीनों केस में लागू है, मतलब फिनिश गुड के केस में भी जो फाइनली प्रोड्यूस गुड है, वर्क इन प्रोग्रेस में भी जहाँ सेमी फिनिश गुड की बात हो रही है, स्टॉक इन ट्रेड की भी सेम, तीनों में ये फॉर्मूला लागू होगा। तीनों को कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक, मान लो ये फिनिश गुड का, तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। स्टॉक इन ट्रेड की बात आएगी तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बात क्लियर, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई। भैया एम्प्लॉई है तो उसको क्या दोगे आप, वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, कैसे बेच दोगे, लीव एनकैशमेंट कर दोगे, लीव इनकैशमेंट, ठीक, लीव एनकैशमेंट है कि नहीं, और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, मतलब जो भी खर्चा हम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे, उसको कहाँ लाएंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। जैसे एम्प्लॉय को वेजेस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, लीव एंड कैशमेंट। लीव एंड कैश का मतलब ये होता है जैसे कहीं आप काम कर रहे हो तो हर महीने का ये होता है कि आप एक लीव ले सकते हैं जिसमें आपका सैलरी नहीं कटेगा। तो साल में मान लो कम से कम 15 का CL दे दिया या 12 CL दे दिया, मान लो 12 CL दे दिया, जिसमें से आपने पूरे साल भर में 2 ही छुट्टी ली, यानी 10 छुट्टी बचा, तो उस 10 छुट्टी को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंपनी वैसा कोई खर्चे को हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड में हर एम्प्लॉय अपना पैसा जमा करता है। मान लो मैं अगर 1000 रुपये जमा कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे बिहाफ में ऑर्गेनाइजेशन भी 1000 रुपये जमा करेगा, यानी टोटल कितने जमा हो रहा है, 2000। मैं 1000, ऑर्गेनाइजेशन कितना, 1000, टोटल कितना हो गया, 2000। तो उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, खर्चा है, तो ये किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल का फैसिलिटी देखना, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारे बहुत सारे खर्चे हैं। तो एम्प्लॉयज से जो रिलेटेड आएगा वो किस में आ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ये खर्चा। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लो हमने कहीं से लोन लिया है, डिबेंचर से हो, लॉन्ग टर्म से हो, शॉर्ट टर्म से हो, तो उसमें हमको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने कोई बोरोइंग किया मतलब लॉन्ग टर्म लोन, यार लोन लेने के लिए अगर बैंक में गया है तो बैंक वाले कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग चार्ज काटेंगे, हाँ बिल्कुल काटेंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस मतलब पैसा लाने के लिए भी कुछ पैसा लगता है, फ्री में थोड़ी मिल जाता है, कुछ ना कुछ पैसा तो डिडक्ट होता है, वो सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। बात समझ में आ गई, क्लियर है, 1 to 1 समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन को तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है, सर डेप्रिसिएशन पता है, बताओ मत, मुझे सब पता है, सब जानकारी है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, जैसे मशीन का दाम गिर जाना, घटता है ना, यूज करते रहते हो तो उसका मशीन की वैल्यू क्या होती रहती है, घटती रहती है। अमोर्टाइजेशन भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के केस में लगता है। कहाँ लगता है बच्चा, इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल की वैल्यू घट गई, कॉपीराइट की वैल्यू घट गई, पेटेंट की वैल्यू घट गई, बात समझा, सॉफ्टवेयर की वैल्यू घट गई, ये क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, तो इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंस मतलब वो सारे एक्सपेंस जो यहाँ पे अभी तक कहीं आपको दिखा नहीं है। दिखा नहीं का मतलब, अब तक दिखा नहीं मतलब जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे क्या क्या बचा हुआ है, टेलीफोन का खर्चा, कैरेज पढ़े थे ना, कैरेज, इनवर्ड, आउटवर्ड, है कि नहीं, वो सारे खर्चे आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, वो सारे एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ऑडिटर्स का फी, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे जितने डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउ, ये सारे चीज़ कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। आई होप आपको एक्सपेंसेस भी समझ में आ गया होगा। अब मान लो टोटल इनकम 2 लाख का, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था, टोटल इनकम कितने का, 2 लाख का, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, ठीक है। टोटल इनकम कितने का, 2 लाख का, और सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस 1 लाख का। कितने का, 1 लाख का। करंट ईयर में लिखना है आपको, ये करंट ईयर के अमाउंट में लिखना, करंट ईयर के इसमें लिखना, कॉलम लिखना, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब 2 लाख में से 1 लाख माइनस के, तो अब सही कर देता हूँ, कितना बचा आपके पास, 1 लाख। इनकम 2 लाख, एक्सपेंसेस 1 लाख, बचा कितना, 1 लाख। ये क्या, प्रॉफिट। टैक्स दिया क्या अभी तक आपने, नहीं दिया ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
क्या बोलेंगे, दोबारा बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मान लो इसमें से हम टैक्स काट दिए 20,000, कितना टैक्स काट दिया, 20,000। अब आपके पास प्रॉफिट कितने का बचा, 80,000 का। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख था, जिसमें से मैंने टैक्स को रिड्यूस कर दिया 20,000 का। अब जो प्रॉफिट आया है 80,000, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ में आ गई। प्लीज बच्चों इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो बिजनेस के ऑपरेशन से कमाया गया रेवेन्यू। अदर इनकम, जो बिजनेस के बाहर से आया हुआ, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सामान कमाने में जो खर्चा आ रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक इंटेंट, जो हम सामान खरीदे रीसेल पर्पस के लिए, जिसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, फाइनल गुड है वो। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इंप्लॉय के बेनिफिट के लिए जो खर्चे हो रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन का, एमोटाइजेशन में जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाएगा, पेटेंट रिटर्न ऑफ आ जाएगा, सॉफ्टवेयर का वैल्यू घट रहा है, एमोटाइज हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस में सब क्या आपका बता ही दिया, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, ये सारी चीज, ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, सारी चीज आ जाएगा। जो कहीं नहीं था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका जो आएगा टोटल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम है ही आपके पास, टोटल इनकम है आपके पास। अब टोटल एक्सपेंसेस भी निकाल दो, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। टैक्स नहीं कटा ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भी माइनस कर दो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात समझ आ गया। चलो यहाँ पे एक और चीज समझाना है, ये अदर इनकम को लेके समझाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहली बात ना, कंपनी जो है, ये कंपनी जो है, यहाँ पे एक कंपनी फाइनेंस कंपनी हो सकती है, एक नॉन फाइनेंस हो सकती है। मतलब फाइनेंशियल कंपनी हो सकती है और एक नॉन फाइनेंशियल हो सकती है, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फाइनेंशियल कंपनी एक होगी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। नॉन फाइनेंशियल में दो आ सकते हैं, एक आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक आएगा ट्रेडिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो है जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के बेचती है, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का बहुत बड़ा हाथ आएगा। ट्रेडिंग कंपनी वो जो सामान खरीदती है, लाके सीधे बेचती है, जिसको मतलब आप बनाने से मतलब नहीं है, प्रोडक्शन से मतलब नहीं, वो खरीदी और लाई और बेच दी, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वाला काम आ जाएगा। बात यहाँ पे इसकी नहीं, बात ये कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिफरेंस क्या है। फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक, LIC, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करती है, ये प्रोडक्शन करती है, सामान बेचती है, क्या करती है ये कंपनी। ये कंपनी लोगों से पैसा लेती है, पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करती है, नहीं सकता, पैसा लेती है, पैसा लेकर कहाँ इन्वेस्ट करती है, कहीं इन्वेस्ट करती है, कहीं तो करती होगी, कहाँ करती होगी। बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ा ना आपने, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, शेयर मार्केट, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है। मतलब कहीं शेयर परचेज कर लिए, डिवेंचर परचेज कर लिया, बॉन्ड परचेज कर लिया। बात समझा। ये बताओ, जो डिविडेंड रिसीव हो रहा था, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, हमने कहाँ लिखा था इसको, अदर इनकम में। भैया ये इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकता है, ट्रेडिंग कंपनी हो सकता है, यानी इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो सकता है, इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है, तो आप नॉन फाइनेंशियल लेके ही चलोगे। क्या लेके चलोगे, नॉन फाइनेंशियल। लेकिन अगर लिख दिया फाइनेंशियल, तो भैया ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये जो डिविडेंड रिसीव्ड है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फिक्स एसेट्स की बात नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट में जो गेन हुआ, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये तीनों जो है ना, ये क्या हो जाएंगे, ये अदर इनकम से हट के ये हो जाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब तक आपने कहाँ लिखा था इसको, अदर इनकम में इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के केस में ये क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर कोई फाइनेंशियल चार्जेस वाला है, कोई फाइनेंशियल चार्जेस कंपनी कोई चार्जेस ले रहा है, तो वो भी आ जाएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है ना, उसे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, सब हेडिंग और हेडिंग पूछा जाएगा। और दूसरा चीज़, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आने वाला है, इसके बाद जो वीडियो आपको मिलने वाला है कैश फ्लो का ही मिलेगा। तो कैश फ्लो का जो चैप्टर आने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन है ना, वो बैलेंस शीट ही है। तो बैलेंस शीट समझ में आएगा, बैलेंस शीट को तोड़ना सीखोगे, समझना सीखोगे, तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, जो कि 6 नंबर का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधे उससे, कैश फ्लो से। तो बैलेंस शीट सीखना जरूरी है।
3 नंबर का तो वो हो गया तुम्हारा, सब हेडिंग पूछा जाएगा, और 6 नंबर का कैश फ्लो, जो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट ही गिवन होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। और इसकी बात की जाए अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये इसकी जरूरत कहाँ, इसकी भी जरूरत है, इसकी जरूरत है कि जब हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो वहाँ ये फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे वहाँ पे, मतलब पिछले साल 2 लाख था, इस साल 1 लाख है, तो कितने का चेंजेस आया, इस तरह के। वो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर, लेकिन आपको क्या है, फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा दिया रहेगा, ये डेटा को आपको इसी सीक्वेंस में ही लिखना है, जिस सीक्वेंस में बताया गया है इसी सीक्वेंस में ही लिखना है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये भी ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो देर किस बात की, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और कुछ पूछूं, ये बताइए गुडविल रिटर्न ऑफ कहाँ आएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।